गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीपीएससी 2022 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 12 जून को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, समय कम है तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जून में यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी है। इन दोनों परीक्षाओं के बीच में गैप केवल इस बार एक ही हफ्ते का है। तो इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहले प्रश्न पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं जो हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, मतलब योगदान करती हैं एक तरह से CO2 को। देखिए, श्वसन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो बिल्कुल ज्वालामुखी उद्गार से CO2 तो निकलेगी। जैव पदार्थों को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये नहीं होगी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। अन्य सभी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं या योगदान देते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। पौधे निम्नलिखित में से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थि और दांत आदि बनाने में सहायक होता है। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है और फास्फोरस चक्र को अपसारी चक्र में शामिल किया जाता है। देखिए, बिल्कुल फास्फोरस चक्र को अपसारी चक्र में शामिल किया जाता है। फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थि, दांत आदि बनाने में सहायक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। बी वाला स्टेटमेंट सरासर गलत है। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता। गलत है बी, प्राकृतिक चट्टानों में तो पाया जाता है। देखिए, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानें हैं, जिसमें फास्फोरस फास्फेट के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो ब्लंडर मिस्टेक है बी वाले स्टेटमेंट में। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी 20 से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ये हो गई इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा। सनलाइट बहुत है, रेनफॉल बहुत है, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधता तो अधिक होगी यहाँ पर। तो ये निम्न अक्षांश एक तरह से देखा जाए, जब उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ चले जाओ या दक्षिण गोलार्ध में नीचे की तरफ चले जाओ तो ये उच्च अक्षांश पर आ गए। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होती है, बर्फ पड़ी रहती है, ठंडा है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं ऑप्टिमम, यहाँ अधिक होती है निम्न अक्षांशों में। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाती है, बढ़ती नहीं जाती। ठीक है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। अगर उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाएंगे तब बढ़ेगी, तो गलत है दूसरा वाला, और पहला भी गलत है। आहार श्रृंखला जो है वो छोटी होती है, जबकि आहार जाल बड़ा और जटिल होता है। आहार श्रृंखला जो है वो छोटी होती है और जटिल होती है, आहार जाल बड़ा होता है। ठीक है, गलत है। पूछा क्या गलत ही पूछा, तो दोनों के दोनों गलत है, मतलब सी है इसका आंसर है। तो देखिए, आहार श्रृंखला छोटी होती है और जटिल होती है, जबकि आहार जाल बड़ा होता है। ठीक है, और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। अगर उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आएंगे तो बढ़ेगी।
नंबर 6 पर आ जाइए। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीवी हैं? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है और दूसरे कंपटीटिव एग्जाम में तो पूछता रहता है। 2013 में किया था यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न, ठीक है। ये तो चलो बड़ा करके पूछ लिया, उसमें तो सीधा पूछा था शैवाल कवक के बीच की कड़ी लाइकेन के प्लांट होते हैं, तो इसका उत्तर बी है, शैवाल और कवक। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, वास्तव में शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर्य है। और लाइकेन के जो प्लांट होते हैं वो एसिड रेन इंडक्टर के रूप में काम करते हैं, यानी अम्ल वर्षा सूचक के रूप में, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नंबर 8 पर आ जाइए। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? फूड चेन में मनुष्य क्या है? देखिए, पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो मिट्टी से जल लेकर जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब इनको जो पेड़ पौधे होते हैं इनको मनुष्य भी खाता है, ठीक है। तो जो इनको खाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब द्वितीय उपभोक्ता। तो मनुष्य जब पेड़ पौधों पर निर्भर है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और पेड़ पौधों पर निर्भर हिरन भी है, ठीक है। अब मान लीजिए मनुष्य जो है हिरन को भी खा लेता है, तो मनुष्य अगर शाकाहारी है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, अगर मनुष्य मांसाहारी है तो द्वितीय उपभोक्ता है। तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो गया डी। तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम समझे तो मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी। यदि मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है तो उत्पादकों अर्थात हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, और यदि मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता है तो हरे पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे घास को खा गया हिरन, हिरन को खा गया मनुष्य। तो घास फूस के रेंज में क्या है? साग सब्जियां ही तो आती हैं, तो साग सब्जियों को मनुष्य भी खा लेता है, हिरन इसको खा लेता है तो मनुष्य इसको खा लेता है। ये हिरन की जगह कुछ और भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बकरा, बकरी, भेड़। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? जीव भार का पिरामिड पॉन्ड मतलब तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनेगा। तो जीव भार का पिरामिड तालाब में उल्टा बनता है। आपको ज्ञात होगी पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास। 10वां प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, डी। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी के कम होने का मुख्य कारण, इस पर हमने कई बार चर्चा की है, आवासीय विनाश, ठीक है। हैबिटाट लॉस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण है आवासीय विनाश, हैबिटाट लॉस। और ये तो पता ही होगा आपको कि विगत कुछ वर्षों में मनुष्य ने अपने संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से किया है कि प्रकृति भी उसका पुनर्ग्रहण करने में स्वयं को असहाय महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। और यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 अपनाया गया और वर्ष 2005 में प्रभाव में आया। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? बाध्यकारी है, सलाहकारी है? बाध्यकारी है। और यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया था और वर्ष 2005 में जो है प्रभाव में आया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कार्टाजेना प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये पता होने चाहिए आपको, हर चीज़ पता होनी चाहिए इनके बारे में, किससे संबंधित है, कब आया, कुछ भी पूछ सकता है किसी भी तरह से एग्जाम में, मैच करने पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा।
तो देखिए और जाने तो इस प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम जो है मोरक्को के मराकेश में वर्ष 2001 में आयोजित कोप 7 के दौरान अपनाए गए थे। अतः इसे मराकेश अकॉर्ड भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि मराकेश अकॉर्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल को। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, बामन सुअर, स्पाइडर बानर। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ तो पाया जाता है भारत में प्राकृतिक रूप से, बामन सुअर भी पाया जाता है, मॉनिटर छिपकली भी पाई जाती है, स्पाइडर बानर नहीं है। स्पाइडर बानर इंडोनेशिया कोलंबिया वाली साइड का है। तो 1 2 3 हो जाएगा डी। और ये वर्ष 2014 में उस समय चर्चा में रहे थे जब इसका जो मेल स्पाइडर बानर जो मेल होता है वो अपने बच्चों को मार रहा था। तो भारत में तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और बामन सुअर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बात करें स्पाइडर बानर की तो कोलंबिया, इक्वाडोर और बेलीज में पाया जाता है। इंडोनेशिया नहीं, ठीक है। कोलंबिया, इक्वाडोर और बेलीज, इक्वाडोर है। तो ए सही है, ठीक है। स्पाइडर बानर को हटा देंगे। 2014 में न्यूज़ में था ये, लेकिन यूपीएससी ने प्रश्न नहीं किया इस पर, ना स्टेट पीसीएस ने किया, याद रखिएगा फिर भी। नंबर 4 पर आ जाइए। यदि आपको घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना है तो आपको निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना होगा? इस प्रश्न या इससे रिलेटेड घड़ियाल पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में। देखिए घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है चंबल नदी, और चंबल नदी के अलावा घड़ियाल कहाँ कहाँ पाया जाएगा? रामगंगा में आपको मिलेगा देखने को, गंडक में मिलेगा, घाघरा में मिलेगा, गिरवा नदी में मिलेगा, सोन नदी में मिलेगा। तो यदि आपको घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना है तो आपको जाना पड़ेगा चंबल नदी। 15वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहाँ पर है? यह है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो रेतीले मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, वेस्टर्न घाट और लवणीय क्षेत्र, बताइए कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट में, मतलब डी है इसका आंसर। पिछले 5 वर्षों से चर्चा में है, ये न्यूज़ में बना रहता है साल दर साल कभी कभार, लेकिन ना स्टेट पीसीएस ने प्रश्न किया है ना यूपीएससी ने। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में, ठीक है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 16 में? साइट्स का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। क्या लिखा है ऊपर? साइट्स का सही फुल फॉर्म। सही फुल फॉर्म पूछा है, मतलब जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, शब्दों का क्रम भी सही रहना चाहिए। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, द कंजर्वेशन ऑन, द कम्युनिकेशन ऑन। तो पहले तो ना कंजर्वेशन है ना कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आगे की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है कन्वेंशन ही है। कन्वेंशन एक तरह से सिनोनिम, ट्रेडिशनल ही हो गया इसका। तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा है, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना नहीं है, फाउना एंड फ्लोरा ही है। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। तो साइट्स का फुल फॉर्म होगा द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है ये। हिंदी में बोलते हैं इसको वनस्पति और वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। फिर से सुन लीजिएगा, वन्य जीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीव और पौधों के प्रतिरूप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना। देखिए यह आक्रामक प्रजातियों से संबंधित उन समस्याओं पर भी विचार करता है जो जानवरों या पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है। तो सही क्रम क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इसको इंग्लिश में याद करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। नंबर 17 पर आ जाइए। रामसर कन्वेंशन, सीधा सीधा है तो 1971।
तो रामसर कन्वेंशन हो गया 1971। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के संरक्षण और स्थायी उपभोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आर्द्र भूमि पर आक्रामक प्रजातियों के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को भी संबोधित करता है और उनसे निपटने के लिए नियंत्रण और समाधान के तरीकों को भी खोजता है। नंबर 18 पर आ जाइए। एन्सेफेलाइटिस जो एक वायरस के कारण होता है को प्रायः क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई बुखार, जापानी बुखार, चीनी बुखार, इंडोनेशियाई बुखार। इसको कहा जाता है जापानी बुखार। तो एन्सेफेलाइटिस को प्रायः जापानी बुखार भी कहा जाता है क्योंकि यह जापानी एन्सेफेलाइटिस यानी जेई नामक वायरस के कारण होता है। देखिए, अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसे स्थानीय स्तर पर क्या कहा गया? चमकी बुखार यानी दिमागी बुखार के रूप में जाना जाता है। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है वो मच्छरों द्वारा प्रेषित एन्सेफेलाइटिस की एक गंभीर स्थिति है। इसकी मुख्य विशेषता तीव्र बुखार और मस्तिष्क में सूजन आना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? पूछने का तरीका है, ठीक है, 3 लाइन में ये प्रश्न एक छोटी सी लाइन में पूछा जा सकता था कि विश्व के कई देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए। तो 16 सितंबर तो कॉमन है सब में, 16 सितंबर 1987। तो देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। और आपको ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एग्जाम का फेवरेट है दिवस, कभी कभार मैच करने के लिए पूछ लेता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। त्वचा कैंसर की संभावना, मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी, मोतियाबिंद और आंखों की बीमारी। उपरोक्त में से कौन सा से ओजोन प्रदूषण के परिणाम हो सकते हैं? बताइए, इनमें से कौन से हैं जो ओजोन प्रदूषण के प्रभाव या परिणाम हो सकते हैं? त्वचा कैंसर की संभावना हो सकती है, मोतियाबिंद, आंखों की बीमारी हो सकती है, क्या मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी हो सकती है? बिल्कुल, ये सब कुछ हो सकता है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, ओजोन प्रदूषण के प्रभावों की बात करें तो त्वचा कैंसर की संभावना हो सकती है, मनुष्य और पशुओं की डीएनए संरचना में बदलाव तथा मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, मोतियाबिंद और आंखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है, श्वसन रोग हो गए, हृदय रोग हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद खतरा है ओजोन प्रदूषण। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक असर डालती है ओजोन प्रदूषण। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है ओजोन प्रदूषण। मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया आदि फसलों के उत्पादन में कमी पहुंचा सकता है ओजोन प्रदूषण। तो ये सब कुछ कर सकता है ओजोन प्रदूषण या उसके प्रभाव हो सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न थे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करना ना छोड़िएगा। धन्यवाद।